बात 30 साल पुरानी है। विनोद एक ट्रक ड्राइवर है। अचानक उसकी मौत हो जाती है। उसे किसी ने मार कर ट्रक चलाने की स्थिति में ही बैठा दिया। बात रात की थी। जब सुबह होती है, पुलिस आती है, घर का पता लगाती है। घर पर एक बूढ़ी माँ और पत्नी मधु है। विनोद और मधु की एक बेटी है जो 2 बरस की है। जब विनोद की मौत की खबर आती है तो घर में कोहराम मच जाता है। मधु का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मुझे भी साथ ले चलो, मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी, किसके सहारे रहूंगी। एक पल के लिए तो उसने सोचा कि वो भी मर जाए। वो जिंदा रहकर करेगी क्या। फिर उसे याद आया कि उसे तो जिंदा रहना पड़ेगा अपनी बेटी के लिए, जिसके माँ और बाप अब वो ही है। माँ का हाल और भी बुरा। 1 बरस पहले ही विनोद के पिता छोड़कर गए। और अब विनोद। इतना बड़ा दुख कैसे एक माँ झेल सकती है। हाय मेरा बेटा, हाय मेरा विनोद कहकर जमीन पर गिर पड़ती है। अभी मधु का गम खत्म नहीं हुआ था कि उसे पता चला कि वो फिर से माँ बनने वाली है। इस बात पर वो खुश हो या रोए, वो कुछ भी समझने की हालत में नहीं थी। क्या करे। विनोद को गए अभी सिर्फ 1 ही हफ्ता हुआ है। हताश निराश बैठी अपनी तकदीर पर रो रही है। अभी उसकी शादी को केवल 4 ही साल तो हुए थे और उसकी पूरी की पूरी जिंदगी तहस नहस हो गई। आखिर किसने विनोद को मारा होगा। सबसे प्यार से बात करते थे, आशा सोच ही रही थी। तभी वहां कुछ पुलिस वाले आते हैं। पूछताछ करते हैं। आपकी किसी से कोई दुश्मनी या आपको किसी पर शक हो तो हमें बताओ, क्योंकि विनोद को पहले खाना खिलाया है, फिर शराब पिलाई गई और फिर उसके बाद उसका गला दबाकर मार दिया गया और गाड़ी पेड़ से टकरा कर उसे सीट पर बिठा दिया ताकि सबको लगे कि ये दुर्घटना है। ये काम किसी जान पहचान वाले ने ही किया है। मधु बताती है कि उनके पास 20,000 रुपए थे जो उन्हें किसी को देने थे। पुलिस वाले कहते हैं हो सकता है कि किसी ने पैसों के लिए विनोद को मारा हो, लेकिन वो जानता था कि विनोद के पास पैसे हैं। आशा कहती है नहीं, ये बात तो सिर्फ विनोद ने मुझे बताई थी और शायद जिसको पैसे देने होंगे उसे पता होगी। पुलिस वाले कहते हैं कि आपको कुछ भी याद आए तो हमें जरूर बताना, हम जल्दी पता लगाने की कोशिश करेंगे। पुलिस वाले तो चले जाते हैं और विनोद का पर्स मधु को दे जाते हैं, लेकिन मधु बस यही सोच रही है कि उसने पैसे वाली बात किसी को बताई तो नहीं, या विनोद ने किसी को बताई हो। अब दिन रात उसके दिमाग में बस यही चल रहा है। इसी बीच उसे याद आता है कि ट्रक पर जाने से पहले जब विनोद अनाज मंडी अनाज बेचने गया था तो उसका पर्स खो गया था। उसी जगह उसका भाई काम करता है। अगले दिन वह पर्स घर पर देकर गया था। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई पर शक। अब मायके के अलावा उसका कौन है इस जहां में। एक ही भाई है उसका। एक बेचारी औरत जिसकी किस्मत में न जाने और क्या क्या लिखा है। उसे शक हो रहा है क्योंकि उसे कुछ याद आ रहा है। जब विनोद जा रहा था तब उसने कहा था कि मेरे साथ रमेश भी जा रहा है। वो उसका सामान पैक कर रही थी, इसलिए उसकी सब बातें ध्यान से सुन नहीं पाई, लेकिन अब वो सब कुछ समझ रही है। पति के जाने का गम कम था क्या मेरे भगवन। और फूट फूट कर रोने लगती है। क्या करूं मैं, कैसे किसी से नजरें मिलाऊंगी कि मेरा खुद के भाई ने ही मेरा सिंदूर मिटा दिया। कैसे बताऊंगी अपनी माँ को उनका खुद का बेटा कातिल है, जिसने मेरे घर की सारी खुशियां मुझसे दूर कर दी, इस घर से उसका इकलौता बेटा छीन लिया। मधु ने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन अपने मायके से सारे रिश्ते तोड़ दिए। फिर वो कभी भी अपने मायके नहीं गई। 8 महीने बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। उसने सोचा कि ऊपर वाला इतना भी बेरहम नहीं है। मधु ने अपने आंसू पोंछ दिए। अब उसकी हर खुशी उसके बच्चे हैं। वो खुद 2 साड़ी में सालों गुजार देती है। खेतों में जितना हो सके उतना काम करती है। एक अकेली औरत जिसके आगे पीछे कोई पूछने वाला नहीं। उसने कैसे ही अपना वक्त गुजारा ये तो उसके अलावा कोई और बता ही नहीं सकता।
लेकिन जब अपने बच्चों को देखती तो उसके सारे गम छूमंतर हो जाते। ये बच्चे ही तो हैं उसके जीने की असली वजह। परिस्थिति चाहे जैसी भी रही हो, मधु ने कभी हार नहीं मानी। भले ही सरकारी स्कूल में पढ़ाया, मगर अपने बच्चों को उसने पढ़ाया। धीरे धीरे इसी कश्मकश में 15 साल बीत गए और बेटा और बेटी दोनों ने हाई स्कूल कर ली। तो बेटा माँ से जिद करने लगा कि मैं काम करने जाऊंगा, अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा। माँ कहती यहीं कुछ कर ले। अब उससे अपनी माँ का दुख देखा नहीं जाता और वो जिद करके अपने दोस्तों के साथ मुंबई चला जाता है और वहां से पैसे भी भेजता है। दिवाली पर घर आता है, सब बहुत खुश होते हैं। माँ बहन की शादी की बात करती है। कहता है अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है, अभी मेरी उम्र कम है, इसलिए मुझे कम पैसे मिल रहे हैं। दीदी की शादी धूमधाम से करूंगा। जब मैं 18 का हो जाऊंगा तो मालिक कह रहे थे कि वो मुझे ज्यादा पैसे देंगे, फिर मैं ज्यादा कमाऊंगा और फिर मेरी मम्मी को कभी भी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अभी एक ही साल हुआ था कि मुंबई से खबर मिलती है कि बेटे की तबीयत खराब है। उसका मालिक उसे घर लेकर आ रहा है, लेकिन यहाँ तो उसकी डेड बॉडी आती है। पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। हर किसी की जुबान पर एक ही लफ्ज, हे भगवान ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया भगवान, ये तूने क्या किया। मधु के तो आंसू ही सूख गए। वो यकीन नहीं कर पा रही कि किसी की किस्मत इतनी भी खराब कैसे हो सकती है। वो पत्थर बन गई। ना उसके आंसू निकल रहे और ना ही दम। वहां मौजूद कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसकी आंखों में आंसू न हो। किसी की किस्मत इतनी बुरी कैसे हो सकती है, सब ये कह रहे हैं। उसके दोस्त और मालिक से पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। साथ के लड़के बताते हैं कि 2 दिन पहले इसके गले में दर्द हो रहा था, तो ये काम पर नहीं गया। शाम को लौटकर हमने उसे दवा भी दिलवाई, लेकिन उसे कुछ फायदा नहीं हुआ। तो साहब ने अपने घर बुलाकर अच्छे से डॉक्टर से दिखवाया, क्योंकि साहब उसका ध्यान रखते थे। अचानक तबीयत बिगड़ी तो हॉस्पिटल लेकर गए। वहां दम तोड़ दिया। कुछ समझ नहीं आया कैसे क्या हुआ। सब उससे प्यार कर, हमेशा हंसता खेलता रहता था, और यह सब कहते ही सबकी सिसकियां बन जाती हैं और सब जोर जोर से रोने लगते हैं। मधु का तो पूरा जीवन दुखों में ही बीत गया। अब उसका शरीर काटो तो भी खून न निकले, पत्थर सा हो गया है। लड़के का मालिक वाकई बहुत अच्छा इंसान था। उसने उसकी बहन के लिए 1 लाख रुपए दिए कि ये उसके भाई का सपना था कि वह अपनी बहन की शादी खूब धूमधाम से करे। और 2 साल बाद मधु ने अपनी बेटी की शादी कर दी और वह बिल्कुल अकेली रह गई। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो। सब कुछ होने के बावजूद भी हम कहते रहते हैं, भगवान तुमने मुझे दिया क्या है। जो हमें दिया है वो शायद किसी और को नहीं। इसीलिए जो है उसमें खुश रहना सीखो। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।